A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 18 सितंबर 2020 है, दिन है फ्राइडे. दिन की शुरुआत करूंगा इस लाइन के साथ जो मुझे द 5 AM क्लब किताब में से मिली है. द फ्लो ऑफ लाइफ रिवॉर्ड्स पॉजिटिव एक्शन एंड पनिशेस हेजिटेशन. कोई आइडिया आपके दिमाग में है जो आपको लगता है सही है और जो आपको करना भी चाहिए, राइट? अगर वो आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप हेजिटेट फील कर रहे हैं, तो रिमेंबर लाइफ विल पनिश यू, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि मीन्स आप डर जाएंगे तो लाइफ आपको प्रोटेक्ट करेगी. नो, यू हैव टू टेक पॉजिटिव एक्शन. जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक लाइफ भी आपके फेवर में काम नहीं करेगी. आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उन्होंने भारत को एक एडवाइस दी है. अब ये एडवाइस जो है उनकी गलत क्यों है ये हम समझेंगे. नीड फॉर कॉशन, ये दवाई के साथ, कोविड-19 की दवाई के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है. एनिमल राइट्स या फिर उसके वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं. डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोज़ हैं ये भारत की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ हैं और भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. 21 सितंबर तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल है. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट ए पुश फॉर रिफॉर्म. 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद इसके बारे में पता होगा, कुछ को नहीं होगा. तो लेट मी टेल यू कि सितंबर का जो महीना है हर साल न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली गैदर होती हैं. यहाँ पर मीटिंग होती है और आपने देखा होगा कि अलग अलग जो नेता है वो एक स्टेज पर आते हैं और एड्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें. तो एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग सितंबर जो हैं वो बहुत ही बिजी रहता है. बहुत सारे इंटरेक्शंस, बहुत सारी बातचीत. और यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में जब ये जनरल असेंबली जब होती है तो उसके साइड लाइन में हम बहुत सारे देशों को मिलते हैं. ये भी एक प्रकार का ट्रेडिशन है, एक प्रकार से चलते आया है कि जब आप एक ही शहर में 2 बड़े नेता हैं तो चांसेस आर के उनकी मीटिंग करवाई जाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए. अब 75th सेशन है. हर साल इसका सेशन होता है. इसका मतलब ये है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये 70+ हो चुका है और ये एक आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली हो चुका है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट? जब उन कुछ पिलर्स को जब हम देखें तब हमें लगता है कि ये यूनाइटेड नेशंस जो हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गेम है और ये एक ऐसी गेम है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ का राज एक लंबे टाइम से चलते आया है. 2003 की बात है. USA और UK इन दोनों देशों ने मिलकर 2003 में दोनों देशों ने मिलकर ईरान के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, इराक के ऊपर अटैक कर दिया, राइट? इराक के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया. उन्होंने ये बताया कि CIA और MI6 जो हैं इनके पास ऐसे इनपुट्स हैं, इनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट? सदाम को फांसी पर चढ़ा दिया एंड सारी चीज़ें हुई. व्हाटएवर, राइट? सदाम अच्छा था, बुरा था, इट ऑल डिपेंड्स आप किस नज़र से उसको देखते हैं. बट आई एम नॉट हियर टू टेक फेवर्स ऑफ एनी पर्सन. मैं यहाँ पर सदाम की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ. मैं तो यहाँ पर ये सिर्फ बता रहा हूँ कि USA और UK, राइट, 2 डेवलप्ड कंट्रीज़, 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने मिलकर यह तय किया कि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे और फिर सारी चीज़ें हुई, ये देश बर्बाद हो गया. और कुछ सालों के बाद USA के और UK के जो प्राइम मिनिस्टर थे, UK के प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल टोनी ब्लेयर ने एक स्टेटमेंट, उनका वीडियो भी है, आप देख सकते हैं. उन्होंने बताया कि हमारी गलती हो गई थी, राइट? ये हमारी एक मिस्टेक हो गई, हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं थी. इन दोनों देशों ने यूनिलैटरल एक्शन ली. इन्होंने UN से परमिशन भी नहीं ली. तो क्या इन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए? क्या इन देशों के ऊपर कोई केसेस हुए? कुछ नहीं. आप सोचिए, अगर यही सिचुएशन श्रीलंका करता तो, अगर यही ऐसी ही कुछ चीज़ भारत करता तो, या फिर कोई दूसरा देश करता, जो इतना ताकतवर नहीं है,
तो ये देश जो हैं, ये सारे देश मिलकर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते और हमारे ऊपर क्या क्या नहीं करते। तो ये एक बहुत ही अनफेयर तरीके से चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं। ये सारे देश डेमोक्रेटिक हैं, यूएसए, यूके अपने लोगों के लिए डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन जब दुनिया की बात आती है तब वो बहुत ही मीन बन जाते हैं। तो 75 इयर्स हो चुके हैं और डेफिनेटली अब इसको एक नए अवतार की आवश्यकता है, राइट, रिजरेक्ट करने की आवश्यकता है, एक नया जन्म इसको देने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिचुएशन बहुत ही अलग थी। उस टाइम की सिचुएशन, आज का ज़माना जो आप देखें तो बहुत ही अलग था। और कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भारत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हम ब्रिटिश राज के तहत थे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। वर्ल्ड वॉर 1 का जो आंकड़ा है ये मुझे मिला शशि थरूर साहब की एक बहुत ही फेमस स्पीच है, ऑक्सफोर्ड यूनियन में उन्होंने दी थी। तो उन्होंने बताया कि 1/6 ब्रिटेन की जितनी भी फोर्सेस थी उसमें 1/6 जो हैं वो इंडियंस थे, राइट। ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात है। 54,000 जितने भारतीयों की उन्होंने बलिदान दिया है, राइट। उनकी मृत्यु हुई, बैटल कैजुअलिटी बने इन दिस वर्ल्ड वॉर 1, 54,000 इंडियंस। फिर 65,000 जितने हमारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, राइट, उनको सीवियर इंजरीज हुई। 4,000 जितने लोग मिसिंग हैं। 70 मिलियन जितने राउंड्स जो हैं, मीन्स यानी कि गोलियां हमारे देश में पैदा की गई और इसका इस्तेमाल किया गया वर्ल्ड वॉर 1 में। 6 लाख जितनी राइफल्स और मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। और टोटल अगर आप देखें तो 1.3 मिलियन, कुछ 13 लाख जितने भारत के लोग जो हैं वो डायरेक्टली इस युद्ध के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि कुछ ना कुछ काम करना, कपड़े बनाना और दूसरी सप्लाईज करना एक्सेट्रा। तो टोटल 13 लाख जितने लोग थे। तो इतना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 में रहा, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन फिर भी हमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी गई। तो दिस इज़ ऑल्सो अनफेयर। आज के ज़माने में अगर आप देखें तो भारत पैसों के माध्यम से भी कंट्रीब्यूट करता है। हमारे जो पीस कीपिंग पर्सनल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नंबर 3 पर हैं हम, राइट। सबसे ज़्यादा जो पीस कीपिंग हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड नेशंस के तहत, एक पीस कीपिंग फोर्स है, तो उसमें हमारा ही यूनिफॉर्म होता है जो हमारे देश के, फॉर एग्जांपल किसी पुलिस ऑफिसर को उसमें डिप्लॉय किया गया, लेकिन उनकी जो बैरेट है, उनकी जो टोपी है, वो कैप जो होती हैं जो पहनते हैं, बैरेट एक प्रकार की आपने देखी होगी, तो वो ये कलर की होती है, यूएन के कलर की होती हैं। तो मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि भारत आज भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। 3rd सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्स हमारा देश प्रोवाइड करता है। और हमारे देश के पीस कीपर्स जो हैं उनकी प्रशंसा भी बहुत होती है। बहुत सारे देशों में उन्होंने बहुत ही एक सेंसिबल डिसीजंस लिए हैं। बहुत सारे ऐसे रेप्स, मर्डर्स, रायोट्स, इन सारी चीज़ों को रोका है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आज भी है, लेकिन फिर भी परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो जो चाहे वैसा कर सकते हैं। उनके पास है एक ख़ास चीज़ जिसका नाम है वीटो पावर्स, राइट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा वीटो पावर, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स भी अब हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं। देखिए, ये 5 देश जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस और यूके, इनको कहते हैं P5, यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल होते हैं 15 मेंबर्स, राइट। इसमें से 5 मेंबर जो हैं ये परमानेंट है और बाकी के जो 10 हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि इनका इलेक्शन होता है और हर 2 साल में ये चीज़ जो है वो चेंज, मीन्स यहाँ पर मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो भारत जो है वो 1 जनवरी 2021 से इस सीट पर पहुँच जाएगा और 2 सालों के लिए हम नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। अब पावर जो है ये सिर्फ ये P5 के पास है। ये P5 जो है वो, मान लीजिए कि 4 देश ने ये बताया कि ईरान के ऊपर अटैक करना है, ऐसा ये 4 देश बताते हैं, लेकिन उसमें से एक देश जो है रशिया, अगर रशिया बता देगा कि नहीं, अटैक नहीं करना है या फिर नहीं किया जा सकता या फिर हमें नहीं करना चाहिए, रशिया का वोट अगर नेगेटिव होता है तो बाकी के 4 देशों को ये चीज़ रिजेक्ट, तो कंसेंसस से होता है।
राइट। पांचों देश अगर कहेंगे कि हाँ ये करना है तो वो हो जाएगा, अगर पांचों देश कहेंगे कि ये नहीं करना है, या फिर पांच में से कोई भी एक भी देश अगर कहता है कि नो, देन दैट विल बी ए नो फॉर ऑल फाइव। तो ये जो पावर है इसका दुरुपयोग बहुत बार और होता ही रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी चीज़ जब भी आती है तो ये देश जो है चाइना, वो पाकिस्तान को बचा लेता है। फिर कुछ ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल सीरिया के खिलाफ, सीरिया के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे फ्रांस, यूके और यूएसए, तो उस टाइम पर रशिया ने सीरिया को बचा लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे अगर मैं कहूँ यूएसए और चाइना, तो आप कहेंगे कि ये तो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, फिलहाल सिचुएशन तो यही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एंड सेम थिंग गोज विद यूएस एंड रशिया, राइट, ये भी दोनों दुश्मन हैं। लेकिन जब P5 की बात आती है, जब ये कोई बात करता है कि P5 में और ज़्यादा मेंबर्स को ऐड किया जाए, तब ये पांचों देश जो हैं वो एक ही आवाज़ में, एक ही स्वर में कहेंगे कि नहीं, राइट, ये पावर हमारे पास ही भले रहा, हमें ये पावर किसी और के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करता। ऐसा एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि जिनको G4 कंट्रीज़ कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये नाम, देशों के नाम जो हैं वो आप याद रखें। G4 में है ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये चारों देश अपने अपने लेवल पर एक प्रकार की स्ट्रगल, या फिर आई वुड से कि एक प्रकार का एक मिशन के ऊपर हैं। वो भी चाहते हैं कि वो परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये चारों देश जो हैं ये कंटेंडर हैं, ये भी इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। तो लेट्स से कि अगर भारत इस ग्रुप का पार्ट बन जाए और P6 हो जाए, तो क्या हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी? ये हमारे लिए नहीं, ये पूरी कायनात के लिए बुरी बात होगी, क्योंकि वही हम करेंगे जो आज रशिया, यूएसए और ये P5 कर रहे हैं। हमें चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काम करें। भारत इसका पार्ट बन जाएगा और यही चीज़ या शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा होगा। बहुत सारी जगहों पर चाइना को टक्कर दे पाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो पाई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत मज़े वाली बात शायद हो सकती है। लेकिन देश का जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, और एक लॉन्ग टर्म, आज नहीं लेकिन आज से 50 साल या फिर 100 साल के बाद आप किस प्रकार की दुनिया देखना चाहते हैं? क्या उसी टाइम उस टाइम पर हम यही चीज़ देखना चाहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर्स होते रहें या फिर उसका थ्रेट हो? नॉट एट ऑल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि UNSC जो है ये डेमोक्रेटिकली काम करे, लेकिन उसके लिए आपको ओवरऑल UN को रिफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं, हमें 184 वोट्स मिले। जून में इलेक्शन हुआ था और 1 जनवरी 2021 से हम एज ए 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पर बैठ जाएंगे। द जनरल असेंबलीज 122nd plenary meeting in 2008 decided to facilitate the reform process through intergovernmental negotiations framework। 2008 में ऐसी बात हुई थी जनरल असेंबली के 122nd प्लीनरी मीटिंग में कि एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और इसमें आगे बढ़ाया जाए। 2015 में अडॉप्ट किया गया इसको, लेकिन फिर यूएसए, रशिया और चाइना ने इसका विरोध किया। जैसे मैंने आपको अभी सो फार जो चीज़ें बताई, राइट, तो ऐसा ही होता है। रिफॉर्म्स की जब भी आप बात करते हैं तब ये सारे देश एक स्वर में, यूएसए, रशिया और चाइना मिलकर बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो आज का जो ज़माना है और फ्यूचर को जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि UN जो हैं इसका ओवरऑल रिफॉर्म हो। WHO भी UN का ही पार्ट है। क्या WHO अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया है ये कोविड-19 के टाइम पर? अगर आप मुझसे पूछे देन आई वुड से नो। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर फ्रेंड्स। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लिया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। रिजेक्ट दिस इनइक्विटेबल क्लाइमेट प्रपोजल। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइए कि उनका नाम क्या है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और एक और प्रश्न, ये भी बताइए कि ये बेसिकली किस देश से हैं। ये दोनों प्रश्नों के जवाब जो हैं वो आपको
कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस, कल मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ी, राइट, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर प्रोवाइड किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ गुड साइन, राइट, यू आर टेकिंग एक्टिव पार्ट, इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरी चीज़, जो दिव्यांग के टॉपिक के बारे में बात की थी, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो थैंक यू वेरी वेरी मच, राइट। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड इट्स अ गुड थिंग। और एक स्टूडेंट है, उन्होंने सजेशन भी दिया है कि अफ्रेड मैं आपका नाम भूल गया, मुझे लिख लेना चाहिए था, ऑल ऑफ द सडन मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन एक स्टूडेंट जो हैं वो ख़ुद दिव्यांग हैं और उनका सजेशन जो है वो मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि एक दिव्यांग व्यक्ति जब तक लोकसभा राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेगा तब तक दिव्यांगों की जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए एक दिव्यांग व्यक्ति जब तक, एक फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, ऐसे कुछ दिव्यांग जो हैं वो लोकसभा में, राज्यसभा में, हमारी पार्लियामेंट में और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक उनकी जो आवाज़ है, उनके लिए जो आवाज़ है वो कौन उठाएगा। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छा सजेशन लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस थिंग। और ये सजेशन देखिए, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये जो सजेशन आया है, तो आज तक हमने इसके बारे में ऐसा पॉइंट इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हम दिव्यांग नहीं हैं, यू सी। तो जो दिव्यांग है वही समझ सकता है कि क्या चीज़ें चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग, कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। हमारी जो नॉर्मल एक जीवन चल रहा है, हम कभी भी ऐसा सुबह उठकर ये नहीं सोचेंगे कि भाई दिव्यांगों के लिए क्या कौन करेगा या फिर क्या किया जाना चाहिए। वी नेवर थिंक अबाउट इट, बिकॉज हम वो चीज़ जो है वो जानते हैं, हम समझते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, बट वो जो फील है, वो फील जो है वो एक दिव्यांग ही कर सकता है। तो उनका ही ये सजेशन है। तो सेम थिंग अप्लाइज विद द नेशन एज वेल, कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, दिव्यांग लोग पहुँचेंगे, तब जाकर उनके लिए कोई आवाज़ उठा पाएगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। तो चलिए अब बात करते हैं, मैंने 2 प्रश्न भी आपको पूछ लिए। रिजेक्ट दिस इनइक्विटेबल क्लाइमेट प्रपोजल। अब ये साहब जो हैं उनका एक सजेशन है। सजेशन ये है कि भारत को तुरंत ही कोल के साथ, कोल का जो एमिशन है ये 2030 तक 45% कम कर देना चाहिए। अपना जो भी टोटल एमिशन है उसको 45% तक आने वाले 10 सालों में कम कर देना चाहिए। एंड कॉल फॉर इंडिया टू गिव अप कोल इमीडिएटली। तुरंत आप कोल का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दीजिए। तो बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम कोल का इस्तेमाल बंद कर देंगे, लाखों करोड़ों लोगों की जॉब चली जाएगी, हमारे यहाँ पर एनर्जी की स्कैरसिटी हो जाएगी, हमारे देश का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि सारे पैसे और सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड करेगा? उनकी सलाह तो ये भी है कि मेक नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन कोल आफ्टर 2020। लेट मी बी वेरी फ्रैंक हियर, अगर आप में हिम्मत है तो आप यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताइए। यूएसए और दूसरे ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इनके लिए तो इनकी कोई भी इस प्रकार की एडवाइस या फिर सलाह नहीं होती है। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है कि एक डिफरेंस है, क्या हमने पोल्यूशन ऐड किया है, क्या भारत ने ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? नो, इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम एक डेवलपिंग देश हैं, भले ही हमारा थोड़ा बहुत पोल्यूशन अभी हो, लेकिन लगभग 250 सालों से ये जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने शुरुआत की थी ये सारे स्टीम इंजन और कोयले का इस्तेमाल और ये सारी चीज़ों की, और लगभग 2 सेंचुरीज तक उन्होंने धुआं छोड़ा है, और अब वो हमें कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए, आपका डेवलपमेंट हो गया एंड दैट्स इट, राइट। हमारा डेवलपमेंट नहीं हो और आप हमें फिर पैसे जो हैं वो इंटरेस्ट के ऊपर या फिर लोन के तौर पर दे, फिर आपकी कंपनीज यहाँ पर काम करें, ये आप चाहते हैं। इस प्रकार की एक ये जो UNFCCC है उसमें क्लियर एक डिस्टिंक्शन दिया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़,
एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनके कमिटमेंट्स एक नहीं हो सकते, इनके अलग अलग होंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अभी फ़िलहाल इन सारे प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, ये हमारी नेसेसिटी, हम भी जानते हैं कि ये नुकसान करता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वरना फिर जितनी ज़्यादा गरीबी रहेगी देश में उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि उतनी सारी आपके पास क्लीन एनर्जी के सोर्सेस नहीं होते हैं। चाइना और इंडिया जो हैं, इनके बारे में ये बताया कि रिड्यूस देयर एमिशंस बाय 45% बाय 2030, ये एडवाइस दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल साहब। उनको क्लियरली पता है कि भारत एक ऐसा देश है, जितनी भारत की कैपेसिटी है उतना वो भारत डेफिनेटली कर रहा है, इसके बारे में वो अवेयर हैं, इसके बारे में उनको पता भी है। भारत का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो चलिए, रिन्यूएबल प्रोग्राम जो हैं, जो हमारा एक गोल हमने रखा है 175 गीगावाट बाय 2022, तो ये थोड़ा एम्बिशियस है। आई होप कि हम इसको अचीव कर लें, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद हम इसको अचीव ना कर पाएँ। लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो हम काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट बन चुके हैं। जो 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान को कम करना है, उसके लिए जो एक्शंस चाहिए वो एक्शंस हम ले रहे हैं। और पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट्स हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे देश हैं जो उस ट्रैक पर चल रहे हैं, उसमें से एक है हमारा देश भारत। भारत का अगर आप एनुअल एमिशन देखें तो पर कैपिटा जो कहते हैं, एक एक व्यक्ति जो है, ये 0.5 टन्स पर कैपिटा एनुअल एमिशन है। ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज है 1.3 टन्स। टोटल एमिशन की बात करें तो हमारे देश में जो दुनिया का पोल्यूशन है उसमें 4% जितना हम हर साल ऐड करते हैं, मीन्स भारत का कंट्रीब्यूशन 4% है। लेकिन ये 4% जो है, ये दुनिया की 17 से लेकर 18% की पॉपुलेशन जो है वो 4% पोल्यूशन करती हैं। और हमसे बहुत कम पॉपुलेशन वाला ये है, लगभग हाफ से भी थोड़ा कम, 448 मिलियन की पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन में, और उनका कंट्रीब्यूशन है 20%। तो क्या ये सेक्रेटरी साहब को यूरोपियन यूनियन को ये सलाह देनी चाहिए या फिर भारत को देनी चाहिए? UNFCCC का अगर आप आंकड़ा देखें 1990 से लेकर 2017, इन सालों में अगर आप ईस्ट यूरोप के कुछ देश को छोड़ दें और रशिया को छोड़ दें, तो बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने हर साल 1.3% ही एमिशन जो है वो रिड्यूस किया है। ये दिस इज़ नथिंग। और चाइना, USA, EU जो हैं, ये लीडिंग एमिटर्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म में अगर देखा जाए तो ये लीडिंग एमिटर्स हैं, और इनका पर कैपिटा जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चाइना में एड्रेस करते हुए उन्होंने चाइना की तो बहुत सारी तारीफ़ें भी की थी, राइट, कुछ बुराइयां भी की थी, लेकिन तारीफ़ें। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो हमें क्यों बता रहे हैं कि आप ये बंद कर दीजिए। जो पोल्यूशन कर रहे हैं उनको बताइए कि बंद कर दीजिए। इसके पीछे भी एक रीज़न है, जो अभी हम बात कर रहे थे UN के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड स्ट्रेटजी। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें बंद कर दें, फिर उनकी जो फाइनेंशियल और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें पैसे दें, और फिर उनकी कंडीशंस रखें हमारे ऊपर, और वो जो जैसा चाहें फिर उनके प्रोडक्ट्स हम खरीदें एंड थिंग्स लाइक दैट, कि आप सोलार पैनल खरीदिए, तो सोलार पैनल जो हैं वो बनाएंगे चाइना में, कंपनी है UK, USA और इन सारे देशों की, और फिर वो चीज़ हमें डायरेक्टली ख़रीदनी है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो इस प्रकार की एक गेम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी इज़ इटसेल्फ ए नेसेसिटी। फ़िलहाल हमें डेवलप्ड होने के लिए और गरीबी से बाहर निकलने के लिए वी हैव टू यूज़ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। इसी के साथ साथ भारत को ख़ुद की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए, वरना ये ट्रांजिशन जो है वो हमारे यहाँ पर थोड़ा लेट होगा। एंड वी वांट टू क्रिएट एन एग्जांपल हियर, एक भारत में ये कैपेसिटी कि हम दुनिया के लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर सकें, और यही हमारा लक्ष्य होना भी चाहिए। नीड फॉर कॉशन, ये दवाई के साथ जुड़ी हुई एक बात है, कोविड-19 की दवाई के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातचीत हमने कर ली है। कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने स्पुतनिक 5 जो हैं वैक्सीन, तो इसके लिए टाई अप किया है हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी के साथ। फेज़ 3 ट्रायल जो हैं
वो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी यहाँ पर हमारे देश में कंडक्ट करेगी। और ये बताया जा रहा है कि RDIF जो है ये 100 मिलियन डोजेस तैयार करेगा। ये 2 डोज वैक्सीन होगी, 1 डोज लेना है, उसके बाद 2nd डोज लेना है, तो इस प्रकार से इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 में तो ये स्पुतनिक 5 जो है ये सक्सेसफुल रही है। मज़े की बात यह है या फिर एक चिंता का विषय भी है कि 3rd फेज़ कंप्लीट होने से पहले ही रशिया के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दुनिया की अलग अलग दवाइयाँ जो हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। हर कोई देश चाहता है कि जल्द से जल्द दवाई मिल जाए, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि जो राइट गुड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किए जाएं। सीरम इंस्टीट्यूट जो हैं वो लगभग 100 मिलियन जितने डोजेस क्रिएट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लिए 150 मिलियन डोजेस जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन ये हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कल हमने जो बात की थी कैपेसिटी को बिल्डअप करना और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा एक्सपांड करना, कोल्ड चेन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर काम भी चल रहा है। और अगर आप पोलियो का देखें, टीबी हैं, जो इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इन सारे प्रोग्राम्स को देखें तो यस हमारे पास ये कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वी नीड ए प्लान। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी प्रोसीजर हैं, फेज़ 3 की जो भी प्रोसीजर है, भले ही थोड़ा वक्त लगे, बट हमें इसमें प्रोसीजर में सेफ्टी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी जो है वो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो भारत को नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। हमारे देश जो है उसमें अहिंसा कह सकते हैं या फिर अहिंसा, नॉन वायलेंस को मानने वाला हमारा देश है। एनिमल्स की बात करें तो हमारी करेंसी के ऊपर हमारा जो नेशनल एम्बलम है वहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपको हर जगह पर एज अ सिंबल एनिमल्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अगर हम हिंदू देवी देवताओं को देखें तो किसी ना किसी कोई ना कोई हम कहते हैं कि उनका ये वाहन है, उनका ये एक व्हीकल है। फॉर एग्जांपल शिव जी हैं तो उनका ये ऑक्स हैं, गणेश जी हैं तो उनका ये चूहा है, रैट है। तो इस प्रकार से ये एनिमल्स जो हैं वो हमेशा हमारी आस्था, हमारा जीवन जो है उसका पार्ट रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन वे ऑफ लाइफ। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के मैंने जब ये पढ़ा, आई एम टू बी ऑनेस्ट राइट, आई वाज लिटरली शॉक्ड। ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि पीपल आर सेक्सुअली अब्यूजिंग एनिमल्स, और ये हमारे देश में हो रहा है। एसिड अटैक्स, राइट, किसी एनिमल को रूफ टॉप से फेंक दिया, किसी को जिंदा जला दिया। हु आर दिस पीपल, कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं? और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि क्या आप किसी व्यक्ति को ऐसे जिंदा जला सकते हैं? नो, क्योंकि आपको पता है कि आप पकड़े जाएंगे, सज़ा होगी और फिर पनिशमेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो लीगल फ्रेमवर्क हमारे देश में नहीं है और इसकी वजह से ये लोग ऐसा करते रहते हैं और इनको कोई रोक नहीं पाता। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है उसमें पता है सीरियस क्राइम का फ़ाइन कितना है? 50 रुपीज़ ओनली। ये इटसेल्फ दिखाता है कि हम बातें तो करते हैं धर्म और सारी चीज़ों की, अहिंसा की, लेकिन हमारे पास ही, हमारे देश में ही एनिमल्स को लेकर कोई ख़ास ऐसा लॉ नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल्स को, डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं या फिर जो गाय हैं, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनको मारते हैं। दे जस्ट बीट देम एंड वी हियर के डॉग जो है वो बेचारा 10-15 मिनट तक रोता रहेगा। एंड दैट्स वेरी सैड। इस प्रकार की चीज़ करना, हम अगर लिविंग बींग्स में देखें तो ये सब वल्नरेबल हैं हमसे, हमारे ये सोसाइटी का पार्ट हैं, राइट। दे एक्ट लाइक नेचुरल क्लीनर्स और फिर हम उनको मार रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि कोई ख़ास लॉ नहीं है, उनको पता है कि कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर ये जो ऑफेंसेस हैं, अगर आप देखें तो सीवियर ऑफेंस और लेस सीवियर ऑफेंस को एक तरह से ही देखा जाता है, राइट। इसमें कोई ऐसा डिस्टिंग्विशन नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल ऑफ पिनोलॉजी है कि सज़ा अलग अलग गुनाह के लिए अलग अलग सज़ा,
तो इससे भी एक विरुद्ध बात है ये कि अगर आपने हीनियस किसी डॉग को या फिर किसी एनिमल को ज़िंदा जला दिया तो फिर तो भी आपको 50 रुपीज़ ही अगर फ़ाइन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। तो वी नीड टू अपग्रेड इट, राइट। पुलिस को पावर्स होने चाहिए इस प्रकार के, मीन्स एनिमल्स ये दे आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, लेकिन ये चीज़ पता नहीं हम क्यों नहीं समझ रहे और इसके ऊपर कभी हमने फोकस नहीं किया। और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो सेक्शन 11 जो है वो अलग अलग क्रूअल्टी को क्रिमिनलाइज करता है या फिर कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रूअल है, जैसे कि डी होनिंग, जो सिंग है उसको काट देना, कास्ट्रेशन है, नोज़ रोपिंग, ब्रांडिंग यानी कि एक गर्म चीज़ जो होती है उससे मार्क किया जाता है एनिमल के शरीर के ऊपर, नंबर या फिर नाम या एक्सेट्रा सिम्बॉल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे उनको फिज़िकल और साइकोलॉजिकल पेन होता है, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि सभी नागरिकों को जो एनिमल्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनके साथ करुणा से पेश आना चाहिए, कंपैशन से पेश आना चाहिए। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, पता नहीं ये कितना रेलेवेंट है लेकिन मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक सॉन्ग है राज कपूर साहब का, पुराना सॉन्ग है, ब्लैक एंड वाइट है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, राइट। वो सॉन्ग अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वो चलकर जा रहे हैं स्टार्टिंग में और एक छोटा सा ग्रास हॉपर, राइट, जो एक टिड्डी है वो रोड के ऊपर है, वो उनका पैर उनके ऊपर पड़ने ही वाला होता है लेकिन उनका ध्यान चला जाता है और फिर वो एक पत्ता लेकर उसको साइड में रख देते हैं। दैट इज़ कंपैशन, दैट इज़ sort of example of compassion। तो ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं ये काफ़ी दुखद हैं। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। आई होप कि ये चेंज हो, इसमें एक नया लॉ आए, लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, बट टू बी ऑनेस्ट फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। एक लंबे टाइम से मुहिम चल रही है लेकिन ऐसा कोई ख़ास सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई, पार्लियामेंट में भी ऐसा कोई ख़ास इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एन्जॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।